चलिए शांत रहे। आइए, कल हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी और उसके तहत मैंने आपको अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है घरेलू प्रबंधन, हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है। ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि इकोनॉमिक्स किस भाषा का शब्द है, तो इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा का शब्द है। उसके बाद मैंने आपको एडम स्मिथ के बारे में बताया था। एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के जनक है और उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। द वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर मैंने जॉन मेनार्ड किन्स के बारे में आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में बताया था और प्रकार में मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि यदि मेरे कोचिंग संस्थान का अध्ययन करते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा और पूरे कोचिंग हब का अध्ययन करते हैं तो फिर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। ये बात हमने की थी। उसके तहत हमने अल्फ्रेड मार्शल का नाम भी पढ़ा था। उसके तहत हमने जॉन मेनार्ड किन्स का भी नाम सुना था, जो कि अलग अलग जनक थे। एक था फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक था फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इतनी बात हमने की थी। कल सिलेबस को समझाने में ही टाइम लग गया था थोड़ा सा, इस कारण से टॉपिक के रूप में इतनी बात हमारी हुई थी। आज अपने उसी दिशा में काम करेंगे। वो तो एक व्यवहारिक रूप था। अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो धन के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। धन, मनी, पैसे के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। लेकिन उस धन को पूर्ण रूप से शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी टैक्स सिस्टम की। टैक्स के बारे में जानना पड़ेगा। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये जो पहली लाइन होती है यही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। और टैक्स तो बहुत बड़ा टॉपिक होता है, छोटा टॉपिक नहीं होता है। आपके काम की क्या चीज है ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइए। देखो, हम जो बात करने जा रहे हैं उसको वैसे तो देखिए इस तरीके से बोला जाता है, टैक्सेशन, ठीक है ना। उसको टैक्सेशन बोलते हैं, ऐसे होता है ये, ठीक है ना। टैक्सेशन बोलते हैं इसको। अब इसमें जो हम पढ़ते हैं, एक तो आपको कुछ शब्दावलियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक इन पे क्वेश्चन आते हैं शब्दावली पे, ठीक है ना। शब्दावली बहुत सारी है, मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको। शब्दावली कौन कौन सी ध्यान रखनी है, जैसे कराघात क्या होता है, करापात क्या होता है। इंग्लिश आगे ले आऊंगा मैं, एक बार इसको चलने दो। आ जाइए आ जाइए। कराघात, करापात, ये क्या होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए शेष क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए शेष क्या होता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। शेष हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए, और जैसे हम आगे बात करेंगे, 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। वो चलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, ऐसे आ जाते हैं। लेकिन अब उनकी संभावनाएं थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी कम हो गई है, ज़्यादा नहीं। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि आप जानते हो कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के रूप में हमारे सामने एक नया टैक्स आ गया, जिसने क्या किया, सारे टैक्स को एक साथ कर दिया। इस कारण से वो पहले वाले जो क्वेश्चन होते थे टैक्स के संबंध में, वो अब नहीं आते हैं। हाँ, कोई पुरानी बात हो जो कि बहुत महत्वपूर्ण रही हो, चाहे उसको बंद कर दिया गया हो, वो फिर भी बीच बीच में पूछ लिया जाता है। जैसे अभी 2021 का जो एसएससी का एग्जाम था, उसके अंदर आपके लिए वेट के संबंध में क्वेश्चन आया था, वैल्यू एडेड टैक्स, इस पर क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ गया था, वेट के संबंध में क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। अब ये पुराना है, इसको बंद भी कर दिया गया था, लेकिन ये आ गया था। तो कोई ऐसी घटना जो टैक्स के क्षेत्र में घटी हो, जिसने एक रूप लिया हो, चाहे वो बंद कर दी गई हो,
उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए ये, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप 2021 का जो भी एसएससी का आपका पेपर है, चाहे आप राजस्थान के पेपर देख लीजिए, उसमें आपको इसकी झलक जरूर मिलेगी। जो बच्चे पढ़ते हैं, चाहे मेंस का पेपर उठा लो, कहीं से उठा लो, ऐसा नहीं होगा कि वहां इसका नाम ना मिला हो। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हमारी बाद की बात है। तो पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए ये क्या है, कैसे है, सब जानकारी डिटेल के साथ, तब जाके आप न्याय कर पाओगे। दूसरा क्या होता है, टैक्स पे जो सदाबहार एक क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनकम टैक्स पर। इनकम टैक्स पर, आयकर पर बनता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो आयकर है इसकी बात आज नहीं हो सकती, इसकी बात तब होगी जब, जैसे आज सरकार बन जाएगी, मोदी सरकार आ जाएगी, आपको बधाई हो बहुत ज़्यादा। तो सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद में, अब आप देखो यहां पॉलिटी भी समझ में आएगी आपको। सरकार बनने के बाद में अधिवेशन होगा। अब देखा जाए तो जून जुलाई के आसपास जो अधिवेशन होता है वो मानसून अधिवेशन होता है, हम पढ़ते हैं, लेकिन अब वो नहीं होगा, बजट अधिवेशन होगा। समझे ना बात को? इसीलिए मैंने बजट टॉपिक को पहले लिया है, टैक्स टॉपिक को पहले लिया है। अब ये जो इनकम टैक्स है, अब वो कौन सी लेयर तय करेंगे वो क्वेश्चन होगा आपके लिए। आज मैं पुरानी वाली लिखा दूंगा ना, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसको समझाने में भी आधा घंटा लगता है। तो इसके लिए तो आपको देखिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो करंट के अंदर पूरा होगा आपका, यहां पूरा अब नहीं हो सकता, क्योंकि पुराना करने की आवश्यकता होती नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स वगैरह और जीएसटी, इस पर आपने ध्यान देना है। वर्तमान में जीएसटी का प्रारूप क्या है वो हम बात कर लेंगे। समझ में आई जी बात सारी, ठीक है। तो थोड़ा सा टैक्सेशन के बारे में लिख दीजिए, ये ए शब्द है, ध्यान रखें, टैक्सेशन, ठीक है। हिंदी में इसको कराधान बोलते हैं, कराधान। आप नॉर्मल टैक्स लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। टैक्स, चीजों को समझ के करना, रट्टा मत मारना। चले, आइए। ठीक हो गया, आइए हेडिंग डाल दीजिए, टैक्स, कर। सबसे पहली बात तो ये आती है कि टैक्स क्यों लगाया जाता है, टैक्स लगाते किस लिए है। तो कोई भी राज्य है, ठीक है ना, यहाँ राज्य शब्द का मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब होता है सरकार। उसमें पॉलिटी मैंने बताया था आपको। राज्य जो होता है, या कोई देश कह दीजिए, अपने खर्चों की पूर्ति के लिए टैक्स लगाता है। उसको खर्च करना होता है ना, तो वो टैक्स लगाता है। ओवरऑल जो भी होता है सब जनता का पैसा होता है। कोई भी काम गवर्नमेंट करती है उसमें उनका कोई निजी पैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उनको तनख्वाह भी हमारे पैसे से मिलती है। हम जो टैक्स देते हैं या अन्य कोई एक्टिविटी करते हैं उसके माध्यम से उनको तनख्वाह मिलती है। समझ में आई मेरी बात सारी? ये हमेशा ध्यान रखना, उनकी इनकम का स्रोत यही है, ठीक है। फिर वो उस पैसे से विकास के काम करते हैं। तो इसमें लिख दीजिए, लिखिए, प्रत्येक राज्य अपने खर्चों की भरपाई के लिए टैक्स लगाता है। प्रत्येक राज्य अपने खर्चों की भरपाई के लिए टैक्स लगाता है।
टैक्स लगाता है। ठीक है, अब बताइए, क्या आप टैक्स देते हो? बताइए, आप टैक्स देते हो? कोई बात नहीं, हाँ या ना? देते? नहीं देते? कोई बात नहीं, जो नहीं देते नहीं देते भाई। बताइए, चलो कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना, हम सभी टैक्स देते हैं। आप जो पेन खरीद के आए हो ना, आपने जो रजिस्टर खरीदा है, उसके नीचे लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ठीक है, आप जिस साबुन से नहाकर आए हो, हालांकि ये मुश्किल काम है सुबह सुबह नहाना बड़ा मुश्किल काम होता है, उस पर भी लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो हर व्यक्ति टैक्स देता है, हर व्यक्ति टैक्स देता है। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए, यह एक ऐसा सिस्टम है, यह एक ऐसा सिस्टम है जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है, जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है, सरकार के द्वारा लगाया जाता है और प्रत्येक नागरिक इसे देता है। प्रत्येक नागरिक इसे देता है। प्रत्येक व्यक्ति करो, इसे व्यक्ति करो। नागरिक भी सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन व्यक्ति ज्यादा सही है। ठीक है ना, क्योंकि यदि कोई विदेशी आएगा, उसका यदि कुरकुरे खाने का मन कर रहा है तो टैक्स तो दे रहा है ना। ठीक है ना, इस कारण से व्यक्ति शब्द ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब इसकी एक परिभाषा लिखिए। ठीक है ना, जो एक साइंटिफिक परिभाषा होती है, लिखिए परिभाषा, डेफिनेशन, आराम से लिखिए, मैं हर चीज को समझा दूंगा। लिखिए, सरकार द्वारा, सरकार द्वारा किसी आय, मतलब इनकम, उत्पाद, सरकार के द्वारा किसी आय मतलब इनकम, उत्पाद, प्रोडक्ट व आर्थिक गतिविधियों पर, आर्थिक गतिविधियों पर, आर्थिक गतिविधियों पर लगाया गया आर्थिक गतिविधियों पर लगाया गया आर्थिक रोपण, आर्थिक रोपण, आर्थिक रोपण। ठीक है, ध्यान रखना, ये रोपण शब्द जो होता है इसका इंग्लिश होता है लेवी। आर्थिक रोपण से इकट्ठा होने वाला धन, से इकट्ठा होने वाला धन टैक्स कहलाता है, टैक्स कहलाता है, टैक्स कहलाता है। इससे सरकार, इससे सरकार शासन व प्रशासन चलाती है, इससे सरकार शासन व प्रशासन चलाती है, रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में? मुझे नहीं लगता कि इस परिभाषा में कोई ऐसा शब्द है जो आपके मतलब समझ में ना आया हो। सरकार इनकम पर टैक्स लगाती है, किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लगाती है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उस पर टैक्स लगाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कोई भी हो गई, ठीक है ना, जैसे शेयर मार्केट है, ठीक है, अब शेयर मार्केट पे भी सरकार टैक्स लेती है। वो क्या है? ना तो ये प्रोडक्ट है, ना वो इनकम है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि है, ठीक है ना, उस पे भी सरकार टैक्स लगाती है। आप ऐसा करोगे तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा।
होता है ना सारा, ये ऐसे करती है। इस पर आर्थिक रोपण, देखिए रोपण शब्द का मतलब क्या होता है? रोपण शब्द का मतलब ये होता है कि इसके लिए आप मना नहीं कर सकते, क्या खूंटा गाड़ दिया, समझे ना, ऐसे समझिए, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। रोपण शब्द आते ही इसका अर्थ ऑटोमेटिक ये निकल गया कि आप मना नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते मैं तो नहीं दूंगा, मुझे जचा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना। मतलब ये लेवी होती है जो होगी ही होगी, और सरकार तय करेगी ये, क्योंकि उसको आपने भेजा है, मतलब आप उस पर भरोसा करते हो। अब वो आपका भरोसा तोड़े या रखे, ये डिपेंड उस पर करता है, समझे ना। तो ये उससे जो धन प्राप्त होता है उसे हम टैक्स कहते हैं, और जिससे सरकार क्या करती है? व्यवस्था चलाती है, शासन प्रशासन, ठीक। चलिए अब आइए, पेज के बीच में लिखिए टैक्स के प्रकार। टैक्स के प्रकार, अब शब्दावलियां आएगी, उन शब्दावलियों पे गौर करना, ध्यान रखना, शब्दावलियों पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टैक्स के प्रकार, इसको दो में बांट दीजिए। एक होता है प्रत्यक्ष कर, इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। एक प्रत्यक्ष कर होता है और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक, आइए, बहुत आसान चीजें हैं, इसमें लिखिए, यह आय व संपत्ति पर लगाया जाता है, इनकम और प्रॉपर्टी पर। यह आय व संपत्ति पर लगाया जाता है। इसमें लिखिए, यह वस्तुओं व सेवाओं पर लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस। यह वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस। वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, इनकम पर लगेगा, प्रॉपर्टी पर लगेगा, वो गुड्स एंड सर्विस पर लगेगा। हो गया ये सारा। दूसरा लिखिए, इसमें कराघात, मैं यही इंग्लिश बता देता हूं, आगे फिर कोई बाई चांस ना बोल पाऊं तो आप वहां से देख लेना। कराघात को बोलते हैं इंपैक्ट ऑफ टैक्स। इंपैक्ट ऑफ टैक्स, इसमें कराघात और करापात, ये पात है, ध्यान रखना, ठीक है ना। करापात, इसको बोलते हैं इंसिडेंट ऑफ टैक्स। इंग्लिश भी ध्यान रख सको तो अच्छी बात है। इसमें कराघात और करापात, ठीक है, अभी लिख लो, समझाऊंगा सारी चीजें। कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है, एक ही व्यक्ति पर होता है। एक ही व्यक्ति पर होता है, ठीक है। इसमें लिखिए, उल्टा करना है, लिख दीजिए, इसमें कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। अलग अलग व्यक्तियों पर होता है।
समझ में आई जी बात सारी? अभी ये क्या अर्थ है वो हम बात करेंगे। इसमें कौन कौन से टैक्स आते हैं? वैसे तो देखिए पहले तो बहुत सारे टैक्स होते थे, तब बच्चा कंफ्यूज भी हो जाता था। अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक तो इसके अंदर इनकम टैक्स को मत भूल जाना, ठीक है? और ये तो आप जब पेपर देखते हो तो आपने देखा हुआ है, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, जीएसटी कौन सा टैक्स है, प्रत्यक्ष है क्या प्रत्यक्ष है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है, ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके सामने होती है, लेकिन क्या है जब पढ़ा नहीं होता है ना, तो फिर हमें वो सब चीजें एक जैसी सी लगती है, ठीक है? आएगा तो इसमें से ही कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जैसे निगम कर, निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर, ठीक है? तीसरा लिख दीजिए संपत्ति कर, प्रोफेशनल कर, ठीक है ना? जैसे डॉक्टर टैक्स देता है, प्रोफेशनल टैक्स, संपत्ति कर, ठीक है? अब अप्रत्यक्ष कर में क्या आ जाएगा? आप जीएसटी ध्यान रखो, ठीक है ना? और ज्यादा से ज्यादा यदि आपको करना है, जिसके चांस बहुत कम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में दर्ज रखें, कस्टम ड्यूटी, ये अप्रत्यक्ष कर होता है। हालांकि इनके बारे में कोई इतना जानने की जरूरत नहीं है। कस्टम ड्यूटी आप समझते ही हो, वस्तुएं जब आती जाती है, और वो आप समझते ही हो इनकम टैक्स, जीएसटी की बात ही करेंगे। संपत्ति कर, मैंने जो संपत्ति ली है, आप कोई मकान खरीदते हो तो रजिस्ट्री कराने जाते हो ना, तो टैक्स लगता है ना, तो वो आपको ही देना पड़ेगा, ठीक है ना? इसी तरीके से कॉरपोरेट टैक्स है, ये देना पड़ता है। प्रोफेशनल, जो जिसका प्रोफेशन है वो वैसे ही है, ठीक? आइए, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है? तो इसमें आपको यहां तक मैं आपको बता दूं कि आपको ये ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स और संपत्ति कर ये डायरेक्ट टैक्स है, और यहां पर आपको केवल इतना ध्यान रखना है, पढ़ने को पढ़ो, वो कोई मना नहीं है, लेकिन ये मत भूल जाना बस। यदि आप ये भूल गए कि प्रोफेशनल कर प्रत्यक्ष कर है, कोई दिक्कत नहीं है, माफी मिल जाएगी आपको। लेकिन यदि आप ये भूल गए कि संपत्ति कर कौन सा कर है, फिर दिक्कत है, ठीक है? तो इसमें आप जीएसटी को लेकर चल सकते हो भी, जीएसटी जो अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि आप जानते हो 2017 के बाद क्या स्थितियां बदल गई। पहले तो अलग अलग क्वेश्चन, अलग टाइप के क्वेश्चन बनते थे, अब अलग टाइप का हो गया ये, ठीक? अब आप देखिए, इसको समझिए, ये क्या होता है? कराघात और करापात, ये क्या होता है? आइए, तो इसमें लिख दीजिए, एक लाइन नोट डाल के लिखो। पहले मैं लाइन लिखाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा इसको। लिखिए, इसमें लिखो सरकार, सरकार जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाती है, सरकार जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाती है, उस व्यक्ति पर करापात होता है। ये शब्दों को ध्यान से लिखना, एक जैसे से नाम है ये, ठीक है? इंग्लिश आपको लिखा चुका हूं, इंसिडेंट ऑफ टैक्स। सरकार जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाती है, उस व्यक्ति पर क्या होता है? करापात होता है। आगे लिखिए, अब यदि यह व्यक्ति, अब यदि यह व्यक्ति उस टैक्स के भार को, उस टैक्स के भार को दूसरे व्यक्ति पर डाल देता है, अब यदि यह व्यक्ति उस टैक्स के भार को दूसरे व्यक्ति पर डाल देता है, दूसरे व्यक्ति पर डाल देता है, ठीक है? लिख लिया? अब यदि
यह व्यक्ति उस टैक्स के भार को दूसरे व्यक्ति पर डाल देता है, तो इस दूसरे व्यक्ति पर, आराम से लिखो इसको, तो इस दूसरे व्यक्ति पर, तो इस दूसरे व्यक्ति पर कराघात होता है, तो इस दूसरे व्यक्ति पर कराघात होता है। ठीक है ना? आइए इधर देखो, हमने कहा प्रत्यक्ष कर। इधर देखो ध्यान से, ये समझना पड़ेगा, ध्यान रखना, नहीं तो उल्टा टेढ़ा हो जाएगा ये। इधर देखो, ये देखो प्रत्यक्ष कर है, क्या कह रहा है? कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। ठीक है ना? इसका मतलब जैसे मान लीजिए मेरी इनकम ज्यादा हो गई तो सरकार ने टैक्स लगाया। ठीक है? तो सरकार ने किस पर टैक्स लगाया? मेरे पर लगाया, तो मेरे पर क्या हो गया? करापात हो गया। अब उसको भर कौन रहा है? मैं ही भर रहा हूं। ठीक है ना? आया, मैंने कहा इतना टैक्स आ गया, लो जी। ऐसे ही होता है भाई। वो मंथ के एंड में, वो जो साल का एंड आता है मार्च, 31 मार्च कहते हैं ना, जल्दी जल्दी भरवा दो भैया, नहीं तो बाद में करेगा वो। करते हैं ना जी, आ गया सीए आ गया, लो जी, हाँ सर जी आपका इतना बढ़ रहा है, दे दो। मेरे पे ही लग रहा है, मैं ही भर रहा हूं। इसका मतलब कराघात और करापात दोनों मेरे पर ही हो गया। अब मैंने कोई मकान खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी, मकान खरीदा, रजिस्ट्री कराने जा रहा हूं, तो सरकार के टैक्स दो, लगा किस पे? मेरे पे। भर कौन रहा है? मैं। समझ में आई जी बात सारी? मतलब प्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर होता है। चले आइए, अब आइए अप्रत्यक्ष कर। इसमें क्या कहता है? कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। ठीक है? जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे सरकार, ये नई सरकार आई, ठीक है, बजट आया, अब सरकार जैसे टैक्स लेती है, जैसे सरकार ने कहा कि कोचिंग संस्थानों पर 35% जीएसटी लगेगा। पहले 28 लेते थे, अब 35%। मतलब पहले 28 था, अब 35 हो गया। तो सरकार ने किस पर टैक्स लगाया? मेरे पे, कि दे भाई अब 35 देना पड़ेगा। ठीक है? तो मेरे पर क्या हो गया? करापात हो गया ना, करापात हो गया। मैं आया, मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार 35% जीएसटी लगा दिया, मतलब इसने 7% बढ़ा दिए, तो ऐसे कर भाई, कल से एक टेलीग्राम पे डाल दे कि अब जो फीस है ना, फीस में 700 रुपए की बढ़ोतरी। अब फीस बढ़ा दी 700 रुपए। ठीक है? अब टैक्स तो जा रहा है, लेकिन वास्तव में उसको भर कौन रहा है? आप भर रहे हो। इसका मतलब आप पर क्या हो गया? कराघात हो गया। अब दोनों व्यक्ति अलग अलग हो गए, लगा मेरे पे, भर आप रहे हो। समझे बात को? ये चीजें होती है। इसी तरीके से कोई कंपनियां होती है, कोई मार्कर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, ये 35 रुपए का मार्कर आता है। ठीक है? सरकार ने कहा जी मार्कर बनाते हो तो आपको 2% टैक्स और देना पड़ेगा, बढ़ा दिया, तो मार्कर हो गया 40 रुपए का। ठीक है भाई, उस कंपनी ने मार्कर का मूल्य बढ़ा दिया, भाई अभी ये 35 में पहले आता था, लेकिन अब 40 का। अब सरकार ने टैक्स तो लगाया था उस कंपनी पर, और भर मैं रहा हूं। समझे ना? ये होता है अप्रत्यक्ष कर। शब्दों को समझ लेना। सीधा पूछता है करापात क्या होता है, शेष क्या होता है, कराघात क्या होता है, उसकी शब्दावली यही होती है। और आसान सी चीजें होती है और हम गलत करके आ जाते हैं। ये चीजें होती है। इकोनॉमिक्स में शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी शब्द होता है, अभी हाल ही में आपने खबरों में पढ़ा होगा एंजल टैक्स, निम्न में से यह क्या है? अब अपने तो सोचते हैं एंजल मतलब परी, परियों पर लगने वाला टैक्स। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब समस्या तो ये है ना, आगे चलकर हम समझे बात को? ये है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई भी समस्या है तो बता दीजिए, क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है ना? आगे काम करें। चलो आइए, अब देखिए कुछ प्रणालियां होती है। ठीक है ना? सरकार की कुछ प्रणालियां होती है,
हमें वो ऐसे तो आप अपने एग्जाम की दृष्टि से उसको शब्दावली कह सकते हो। नई लाइन से एक बात लिखिए, आइए नई लाइन से लिखिए, कराधान की प्रणाली, हेडिंग डाल दीजिए, कराधान की प्रणाली। आप कह सकते हो मेथड ऑफ टैक्सेशन, मेथड ऑफ टैक्सेशन, मेथड ऑफ टैक्सेशन। चले, आइए सबसे पहले लिखिए प्रगामी कराधान। प्रगामी कराधान इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, नाम में ही अर्थ है, समझ पाओ तो। आदमी जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, व्यक्ति जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, उस पर टैक्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यही इसकी परिभाषा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की भाषा में कहोगे जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा, इकोनॉमिक्स की भाषा में। और शब्द को लेकर यदि कुछ याद रखना चाहते हो तो जैसे जैसे व्यक्ति प्रोग्रेस करता जाएगा वैसे वैसे उस पर टैक्स बढ़ता जाएगा। इसे ही हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। तो इसमें लिख दीजिए, लिखिए जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे 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 व्यक्ति को टैक्स ज्यादा देना होता है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति को टैक्स ज्यादा देना होता है। टैक्स ज़्यादा देना होता है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो, थोड़ा सा समझने के लिए है, आपके थोड़ा ध्यान रहेगा। लिख दीजिए जैसे जैसे व्यक्ति प्रोग्रेस करता जाता है, ठीक है ना, मैं प्रोग्रेसिव को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे जैसे व्यक्ति प्रोग्रेस करता जाता है वैसे वैसे उसका टैक्स भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका टैक्स भी बढ़ता जाता है। वैसे वैसे उसका टैक्स भी बढ़ता जाता है। समझ में आई जी बात सारी? जैसे जैसे करोगे, ये किस में होगा, जैसे इनकम टैक्स, जैसे आयकर। ओबियसली बात है, आपकी यदि इनकम बढ़ती जाएगी तो आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात है ये, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आइए दूसरा लिखिए प्रतिगामी कराधान। इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन। चलें, आइए इसमें लिखिए, इसमें टैक्स की दर, टैक्स की दर आय की अधिकता आय की अधिकता के अनुसार कम होती है। आय की अधिकता के अनुसार कम होती है। इसमें टैक्स की दर
आय की अधिकता के अनुसार कम होती है। ठीक है, मतलब आपकी इनकम ज्यादा है लेकिन आप टैक्स कम दे रहे हो। ठीक है, जैसे 2 मिनट समझिए मेरी बात को। जैसे आप कोई फिल्म देखने गए, ठीक है ना, तो फिल्म देखने तो कोई भी जा सकता है, फिल्म देखने तो करोड़पति भी जा सकता है, और फिल्म देखने तो गोलगप्पे वाला भी जा सकता है। तो फिल्म की टिकट थी 500 रुपये। ठीक है, उस पर टैक्स लगाया, जीएसटी, वर्तमान में जैसे जीएसटी चलता है, पहले वेट चलता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, जैसे जीएसटी लगा दिया। अरे भाई, एक तो ये बीच में बात कर रहा है कोई, है ना, कर रहा है ना, बीच में कोई बात है, उसको क्या टैक्स दें या लेगा वो? ऐसे मत किया करो बिल्कुल भी, फिर तुम्हारे समझ में आएगा नहीं और तुम्हारे मुंह से यही निकलेगा जीके में कुछ भी आ सकता है भैया, फिर तुम उसी श्रेणी के स्टूडेंट में शामिल हो जाओगे। यदि ये होता कि जीके में कुछ भी आ सकता है तो सिलेबस बनाने वाला इतनी मेहनत नहीं करता, वो सीधा लिख देता कि कुछ भी आ सकता है भाई, आसमान के नीचे है जो भी, पढ़ लो इसको। तो इस पे जैसे जीएसटी लगा दिया, मान लीजिए उसने जीएसटी लगा दिया 50 रुपये, तो टिकट की कीमत क्या हो गई? 550 रुपये। अब एक व्यक्ति गया, उस व्यक्ति की इनकम 50,000 थी। ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति भी गया, उसने भी ये टिकट खरीदी, उसकी इनकम 1 करोड़ थी। अब ये जो इनकम वाला है ये भी 550 रुपये पे कर रहा है, सही है। और ये जो 1 करोड़ वाला है ये भी कितने में, ये भी कितने कर रहा है? ये भी 550 रुपये पे कर रहा है। मतलब इसकी 1 करोड़ इनकम है लेकिन ये 50 रुपये टैक्स पे कर रहा है, और इसकी 50,000 है, ये भी 50 रुपये टैक्स पे कर रहा है। इसका मतलब आय की अधिकता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, समझे ना। यहां इसकी इनकम काम नहीं है, इसको 50 रुपये देने पर हर व्यक्ति 50 रुपये दे रहा है। ठीक है ना, इसे होता है, इसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। समझ में आई बात सारी? इसमें क्या होता है, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका होता है जीएसटी। भाई ये मार्कर है, करोड़पति खरीदेगा तो भी ये 35 रुपये का आएगा। ठीक है, और यदि 50,000 रुपये वाला मेरे जैसा आदमी खरीदेगा वो भी, तो भी उसको 35 रुपये देना पड़ेगा। समझे ना बात को? ये तो जीएसटी इसका आंसर होता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल होता है। समझ में आएगी बात सारी? दूसरा लिख दीजिए इस पे वेट, थोड़ी सी मैं वेट के बारे में बात करूंगा। ये 2021 में एसएससी में आ गया था। ये जीएसटी की तो डिटेल से करेंगे। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लिखना चाहोगे क्या इसको? ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको इसके लिखने की जरूरत नहीं है, जो लिखना चाहते ही नहीं? इट्स टोटली टाइम वेस्ट। बताइए बेटा, ये चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है। आज समझ में आ गई है लेकिन 1 महीने बाद पढ़ोगे ना तब कहोगे मरा दिया यार, पता नहीं यहाँ तो कह रहा है आय के आधार पर बढ़ेगी, नीचे लिखवा दिया कि आय के आधार का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, मरा दिया यार, ऐसे ही पैसे दे दिए थे। ये लिख लो। किस पे? नहीं नहीं, देखो आय की, उसकी इनकम ज्यादा है लेकिन टैक्स कम पे कर रहा है। कहने का अर्थ ये है 1 करोड़ वाला उस आधार पर जो 50 रुपये टैक्स दे रहा है, नियमानुसार उसको ज्यादा देना चाहिए लेकिन वो कम पे कर रहा है। समझे ना बात को? ये है। चले
थोड़ा सा इसके बारे में मैं बात करूंगा। इधर आ जाइए। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, चले आइए। आइए ध्यान से एक बार समझो इसे। वैल्यू एडेड क्या होता है, ठीक है ना, इसका अर्थ समझना पड़ेगा आपको। वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड इसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यवर्धन। वैल्यू एडेड क्या होता है, जैसे इधर देखो, जैसे ये दूध है, ठीक है, ये दूध है और इसकी कीमत मान लीजिए 10 रुपये है। हमने 10 रुपये का दूध ले लिया, ठीक है ना, और फिर हमने क्या किया, इस दूध से हमने रसगुल्ला बना दिया। दूध से रसगुल्ला बना दिया, एक कंपनी ने, फैक्ट्री ने, जो भी, रसगुल्ला बना दिया। अब दूध क्या था, 10 रुपए का, लेकिन रसगुल्ला जो दूध से बना है वो 10 रुपए का नहीं होगा, वो लगभग मान के चल देते हैं अपने 15 रुपए का एक रसगुल्ला होगा। समझे? अब इसके अंदर हमने कुछ चीजें डाली भी होगी, वैल्यू एडेड भी किया होगा, इसे ही हम वैल्यू एडेड कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कॉटन होती है, कपास, कपास से कमीज बन गई, शर्ट बन गई। अब कपास से कमीज बनी है, इसका मतलब कपास में कुछ हमने ऐड किया है तभी तो कमीज बनी है, ठीक है ना। वो क्या ऐड किया, इसकी वैल्यू बढ़ा दी हमने कपास की, ठीक है ना। इसे ही हम कहते हैं वैल्यू एडेड। तो जैसे जैसे वस्तु का मूल्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे वेट भी बढ़ता जाता है, टैक्स भी बढ़ता जाता है, ऐसे होता है। तो इसमें आप पहले तो ना ये थोड़ा सा लिख दीजिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। वेट में लिखो, वेट में लिखिए, लिखिए जैसे 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 मूल्य बढ़ता जाता है, जैसे जैसे मूल्य बढ़ता जाता है वैसे 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 टैक्स भी बढ़ता जाता है। ठीक है, अब वो थोड़ा लिख दीजिए, लिख, थोड़ा समझने के लिए आपके सही रहेगा ये। कमीज वाला भी लिख देना। चले आइए, इसमें लिखिए लागू। 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2005। एक अप्रैल 2005 लिखिए। यह वर्तमान में बंद है, यह वर्तमान में बंद है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा इतना से आपने ध्यान में रखना है इस पे, ठीक है, और ज्यादा इस पे गौर करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, हाँ एक चीज और लिख देना, यह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, यह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है
और केवल वस्तुओं पर लगता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है और केवल वस्तुओं पर लगता है। केवल वस्तुओं पर लगता है। ठीक है, आइए, यहां तक दिक्कत है किसी को बताइए। ठीक, 1 अप्रैल 2005 को ये लागू हुआ था। जो क्वेश्चन आया था वो यही था, लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2005 को, और कुछ नहीं। आइए, एक शब्द होता है, बहुत काम आएगा आपके आगे, रिवेन्यू। रिवेन्यू, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं राजस्व, रिवेन्यू। लेकिन आप रिवेन्यू ही करो। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या रिवेन्यू पर टैक्स लगता है? क्या रिवेन्यू पर टैक्स लगता है? मेरा ये क्वेश्चन है आपके साथ, बताइए। चलो छोड़ो इसको, क्योंकि हम हाँ या ना का जवाब तभी दे सकते हैं जब हमें रिवेन्यू के बारे में पता हो। यदि हमें रिवेन्यू के बारे में पता लग जाए कि रिवेन्यू ये होता है, तो शायद हम जवाब दे दें। ठीक है, तो देखिए, 2 मिनट सुन लीजिए। पहले तो ये समझिए रिवेन्यू क्या है। हालांकि डिटेल आगे बहुत आएगी, राजस्व वो सब बताऊंगा उधर, राजस्व घाटा क्या होता है सब आएगा। लेकिन इसको पहले एक सिंपल भाषा में समझिए। देखो, जैसे कोई दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार है, उसके पास एक टायर है, ठीक है, और वो जो टायर है वो 5,000 रुपये का है। ठीक है, आप गए टायर लेने, जी टायर दे दीजिए, बाइक का दे दीजिए, गाड़ी का दीजिए, तो आपने उसको 5,000 रुपये पे किए और टायर ले आए, तो 5,000 रुपये इस दुकानदार के पास चले गए। ये 5,000 रुपये उसका रिवेन्यू है, उसका रिवेन्यू है, ये है। जीभ कटी है, कोई मेरे को मेरे से तंग हो रहा है, तंग हो रहा है कोई मेरे से, जीभ कटी है। ऐसे वो बोलते हैं ना गांव में, जीभ तो क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, जीभ कटती है तो क्या होता है? आप बताओ बेटा, आप इसमें विद्वान हो। चलो बताओ, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? है, लगेगा। चलो कोई बात। आप आए मेरे पास, सर जी एडमिशन लेना है। मैंने कहा पढ़ो भाई, फीस जमा करा दीजिए। आपने फीस जमा करा दी, आपने जितनी भी फीस जमा कराई वो मेरा रिवेन्यू है। अब बताओ, है? चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपने जो फीस जमा कराई है, क्या आपने उसके अंदर टैक्स दे दिया क्या? बताइए, दे दिया ना? आप ये पेन खरीद के लाए थे, क्या आप टैक्स दे के आ गए? आ गए ना? आपने कोई भी कमीज खरीदी, कोई वस्तु खरीदी मार्केट से, क्या आपने टैक्स पे कर दिया? टैक्स पे कर दिया ना, तो दोबारा टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ध्यान रखना, समझना। तो रिवेन्यू पर टैक्स नहीं लगता है, ध्यान रखना हमेशा। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, निम्न में से कौन टैक्स के दायरे से बाहर है? वो दे देगा रिवेन्यू। अब आप जब पता ही नहीं होगा शब्दावली का तो कैसे कर लोगे उसको? तो इसमें एक लिखिए, रिवेन्यू के नीचे लिखो, एक लाइन लिखो, लिखो किसी वस्तु को दुकानदार ने, किसी वस्तु को दुकानदार ने 1,000 रुपए में बेचा है। किसी वस्तु को दुकानदार ने 1,000 रुपए में बेचा है, 1,000 रुपए में बेचा है, तो 1,000 रुपए उसका रिवेन्यू है, ऐसे लिखिए। तो 1,000 रुपए
उसका रेवेन्यू है। तो 1000 रुपये उसका रेवेन्यू है। समझ गए मेरी बात को? ये है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखना। तो आज आपको ये पता लग गया कि रेवेन्यू क्या होता है। ये आगे काम आएगा जब हम बजट करेंगे। चलिए, ये है जी आपका सारा सिस्टम। इनकम टैक्स अपना बाद में चलेगा, जब ये गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी तब करेंगे। और करंट जीके में आपको करा दूंगा, वहाँ से आपको मैं बता भी दूंगा कि वहाँ जाके नोट कर लो, इसको ऐड कर लो। अब करना न करना आप पर डिपेंड है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जीएसटी। इस पे लगा दीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीएसटी। आज तक आपको जोड़ दूंगा। सबसे पहले तो आपके जब पेपर देखते हैं तो एक क्वेश्चन तो यही आया हुआ है कि जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु व सेवा कर बोलते हैं इसको, वस्तु व सेवा कर। वस्तु व सेवा कर मतलब वस्तुओं पर लगने वाला और सेवाओं पर लगने वाला। हालांकि इनकी बहुत डिटेल आएगी आगे, सेवा वगैरह हम सारी बात करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दे लें इस बात पर। वस्तु क्या है? जैसे ये एक वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु है, ये बोर्ड एक वस्तु है, ये टेबल चेयर जो भी आप जिस पर बैठे हो ये वस्तु है, ये कैमरा वस्तु है, ये पंखा वस्तु है, ये वस्तु है। ठीक है ना? आप समझ। सेवा क्या होती है? सेवा सर्विस। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सर्विस है। ठीक है ना? आप बस में यात्रा करते हो, ये सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस। इंटरनेट क्या है? सर्विस है। बीमा क्या है? सर्विस है। होटल सर्विस कहते हैं ना। सेवा का मौका दें, एक बार एक बार सेवा का मौका दें। ठीक है, एक बार में निपटा देगा आपका काम पूरा वो, ये है। तो सेवा का मौका दें। ठीक है ना? आपको हमारी सेवा कैसी लगी? सर्विस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? बताइए, समझे ना? तो वो सर्विस होती है। ठीक है, चलिए इसमें लिख दीजिए, यह बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स का समूह होता है। यह बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स का समूह होता है। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स का समूह होता है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। ठीक है, आइए अब देखो, इसका बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा हमें। ये कैसे आया, क्या आया? लिखिए, संबंधित समितियां, संबंधित समितियां। इकोनॉमिक्स में समितियों का बड़ा महत्व है, ध्यान रखना। ठीक है, समितियां पूछी जाती है, चाहे वो पुरानी समितियां ही क्यों ना हो, और ये दोनों समितियां महत्वपूर्ण है। जैसे पहली लिखिए, विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति। चलें, लिखिए, इस समिति ने भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी।
भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी? जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी। चलें, दूसरी समिति लिखिए, असीम दास गुप्ता समिति। असीम दास गुप्ता समिति। लिखिए, इसने जीएसटी बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था, प्रारूप। इसने जीएसटी बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था। जीएसटी बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था, ठीक है, जो बिल पेश किया गया था ना वो, ठीक। ये अब इसने बिल दिया भी जीएसटी ऐसा होना चाहिए, लेकिन जीएसटी क्या है ऐसे लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में ये लिखा हुआ है कि राज्य का अपना टैक्स है, सेंटर का अपना टैक्स है, ठीक है ना। याद करो, जब पुराने पेपर देखोगे तो क्वेश्चन आता था राज्य को सबसे ज्यादा इनकम किससे प्राप्त होती है, कौन से टैक्स, केंद्र को सबसे ज्यादा इनकम कौन से टैक्स से प्राप्त होती है, ऐसे आते थे। अब नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो वो संविधान में लिखा हुआ था हमारे कि राज्य का मामला अलग है और केंद्र का मामला अलग है। अब इसको यदि एक करना है तो हमें संविधान को बदलना पड़ेगा, तो इसमें संविधान संशोधन हुआ। आइए लिखिए, लिखिए संबंधित संशोधन, अमेंडमेंट 101वां। कई जगह आपको यह भी मिल जाएगा 122वां, दोनों में अंतर बता दूंगा, आप दोनों ही लिख लो। वैसे ये 101वां ज्यादा आता है, 101वां संविधान संशोधन। एक 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन। देखिए ये क्या है, 101वां और 122वां, कि इस समय तक भारत में 122 संविधान संशोधन विधेयक पेश किए गए थे, जिसमें से 101 क्या थे, पारित हुए थे। अब ये सब बातें हो गई, और इस संविधान संशोधन के तहत भारत में, ऐसे लिखिए, भारत में जीएसटी लागू हो गया था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हो गया था, ठीक है। चलिए, हाँ ये ध्यान रखना, ये जो संविधान संशोधन बिल था ये 2014 का था, और लागू कब हुआ, 2017 में। 2014 में इसको लाया गया था, फिर कभी पारित हुआ, नहीं पड़ा रहा, चर्चा हुई, कुछ चेंजेस हुए, वो चलता रहा। तो कम से कम इसके अंदर मान के चलो 3 साल लग गए थे, और 2017 में इसको लागू किया गया था, मध्य रात्रि को, मिडनाइट में लागू किया गया था इसको। मिडनाइट में इसको लागू किया गया था जीएसटी को, ठीक है ना। देखो इसको, इस पे काफी हुआ था, बहुत चर्चा में रहा था, हालांकि अब कोई काम का नहीं है ये, ऐसे नहीं कहेंगे कि कब लागू हुआ था। इसको इस रूप में लगाया गया था कि भारत जो आजाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को हुआ था। आपके रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि भारत आजाद कब हुआ था, ठीक है, सुबह, शाम, दोपहर, रात को आजाद हुआ था, मध्य रात्रि को आजाद हुआ था। ये ऑप्शन में थे, ये था, ठीक है ना। वैसे ये
यहाँ पर ये कहा गया कि भारत मध्य रात्रि को आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुआ है। आप जानते हो बोलने में तो वैसे ही माहिर है, तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुए। आज हम आर्थिक रूप से हम स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, ऊर्जा भी मिल रही है, सब मिल रही है, वो सब आप जानते हो। तो ये मध्य रात्रि को हुआ था, ये ध्यान रखना। और इसको कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो फिर वो 1 जुलाई ही हो जाता है। ये वैसे कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आप समझ ही जाओगे भी। लिख दीजिए, यहां पे लिखना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। चले, आइए नई लाइन से लिखिए, जीएसटी के निर्धारण के लिए गठित काउंसिल। नई लाइन से लिखना, जीएसटी के निर्धारण के लिए गठित काउंसिल, इसको कहते हैं जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। आइए ध्यान रखना विशेष रूप से, ये जीएसटी काउंसिल जो है एक संवैधानिक संस्था है, एक तरीके से संस्था कह दीजिए, निकाय कह दीजिए। ध्यान रखना, ये गड़बड़ी मत कर देना, बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। बकायदा इसका जो उल्लेख है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 279A के अंदर है। ये भूल के भी मत भूल जाना, आ भी चुका है 279A। 279A। चलें, अब इसमें आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आए हुए होते हैं कि ये जो जीएसटी काउंसिल है, मैं सीधा उस क्वेश्चन के रूप में जाता हूं, कितने सदस्य होते हैं, ये आया हुआ है। टोटल कितने सदस्य होते हैं, ध्यान रखना, सदस्य होते हैं 33। चले, आइए अब इसको थोड़ा सा, ये 33 कहाँ से आए हैं ये भी थोड़ा देख लीजिए। हो सकता है आपसे अलग अलग पूछ लें, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे एक तो आते हैं सेंटर से, ठीक है ना। आप इसको ये भी कह सकते हो, ऐसे लिखो, केंद्र सरकार, ठीक है। और एक आप डाल दीजिए राज्य से कितने आते हैं और यूनियन टेरिटरी से कितने आते हैं। यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी से कितने आते हैं। चले, आइए आराम से लिखिए। इसमें क्या होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आते हैं
ये 2 आते हैं। जल्दी करो, थोड़ा सा वक्त हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट से 2 आते हैं, ठीक है ना, आगे बताऊंगा कौन से 2 है। राज्यों से क्या होते हैं, 28 आते हैं। 28 क्यों आते हैं, क्योंकि 28 ही राज्य है। और कौन आएगा यहां पर, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। यहां आएंगे, ये कौन होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री। अब फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं यहां पर राज्यों के, ठीक है ना, फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे यहां से, ठीक है। तो 28 राज्य है, 28 ये फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। अब यूनियन टेरिटरी हमारे 8 है, लेकिन इस 8 में से फाइनेंस मिनिस्टर किस में है, ये तो वही होंगे जहां पर विधानसभा होगी, और 3 राज्यों में विधानसभा है, तो 3 ही आएंगे। अंडमान निकोबार से कोई नहीं आएगा इधर से, ठीक है ना। तो ये 3 होते हैं, क्योंकि 3 में ही विधानसभा है, जहां विधानसभा होगी वहीं वित्त मंत्री होगा, समझे ना। औरों का तो सारी लीडिंग जो करता है सेंटर करता है, ठीक है ना। तो 3 आएंगे ये, ठीक है ना। यहां पे आप लिख भी सकते हो, यूनियन टेरिटरी के वित्त मंत्री, और 3 वो आप जानते ही हो, एक दिल्ली है, एक पुडुचेरी है, और एक J&K है। ये आपको ध्यान रखना है। चले, आइए इस 2 पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो 2 है ना, इस पे आ जाइए। आप इसके नीचे लिखना, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं। अब इस 2 में जो पहला होता है वो होता है अध्यक्ष, अध्यक्ष। और जो दूसरा होता है, ये क्या होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से रखती है, ताकि वो अंडमान निकोबार हो गए, लक्षद्वीप हो गए, इनमें जो बचा है ना, उनका हिसाब किताब रख सके, सारा उनके मुद्दों को पेश कर सके। और आपने स्पेशली ये बात ध्यान रखनी है कि जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये अच्छा क्वेश्चन है कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन में दे देगा वित्त मंत्री, ठीक है। दूसरा दे देगा सरकार का प्रतिनिधि, तीसरा दे देगा ये आपका क्या कहते हैं वो वित्त सचिव, ऐसे दे देगा। तो ये ध्यान रखना। ये तो ये पूरी स्ट्रक्चर होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कितने सदस्य होते हैं, पेपर उठा के देखिए आप, मजा आ जाएगा आपको कि जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। एक और कल बात करूंगा कि जीएसटी में नंबर कितने होते हैं, ये भी आया हुआ है, ठीक है। कल बात करेंगे इसके आगे की।